आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कराई जा रही है। हम जीके जीएस के साथ कंप्यूटर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आपको पूरा सिलेबस भी दे रखे हैं, आप वहां से ही पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों डीपली पढ़ने से, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मैंने जितना सिलेबस में दे रखा है ना दोस्तों, वो इनफ होगा दोस्तों बिहार लाइब्रेरी के लिए। आप जब भी लाइब्रेरी की बहाली आएगी तो आप उसमें देख सकते हो दोस्तों, उससे कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आप मेरे वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि आप मेरी सारी वीडियो चेकआउट करो दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स मैंने दे रखे हैं, जीके जीएस है, कंप्यूटर है, और आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करो। आप 1 to लास्ट देखो दोस्तों। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, अभी बहुत रिक्वेस्टफुली कह रही हूँ, बाद में आप पछताओगे दोस्तों। आपको क्वेश्चन बैंक का आंसर भी है उसमें दोस्तों, लेकिन आपको खुद से भी उसको जज करना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा नहीं सही है। अगर आपको सुझाव या कुछ और पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम जैसा कि सिलेबस वाइज ही पढ़ा रहे हैं, तो आज हम प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछा गया है दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात करूंगी दोस्तों। हम बताते हैं आपको कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन शब्द कहां से आया, कैसे बना। और ये दोस्तों मैनेजमेंट शब्द जो है ना, ये बहुत ही आधुनिक है, ये बहुत पुराना शब्द नहीं है। प्रबंधन का मतलब आप सभी जानते हो, किसी काम को कुशलता पूर्वक एक चेन के अनुसार करना। मतलब चेन का मतलब क्या हो गया, प्रबंधन का हो गया नियोजित तरीके से करना, संगठित तरीके से कोई काम जब हम करते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जब हम कोई चीज अपने मन में लक्ष्य बना लेते हैं, किससे प्राप्त करना, और उसे नियोजित ढंग से करते हैं, तो उसे हम प्रबंधन कहते हैं दोस्तों। इसकी सार्वभौमिक परिभाषा कहीं भी उपलब्ध नहीं है दोस्तों। ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरे महान विद्वानों का कहना है। लेकिन तब भी मैनेजमेंट का बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया है दोस्तों, जो आगे मैं आपको लिखवा दूंगी। अभी समराइज करके जानते हैं दोस्तों। तो प्रबंधन शब्द सबसे पहले 1910 में लुइस ब्रोडिन ने वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, है कि नहीं। उसके बाद इसका सबसे ज्यादा फादर जो कहा जाता है FW टेलर को कहा जाता है, जो मुख्य बातें हमको पढ़नी है दोस्तों। पुस्तकालय प्रबंधन दोस्तों, पुस्तकालय में जो प्रबंधन है इसका अपना ये मैन्युफैक्चर किया हुआ नहीं है, अपना बनाया हुआ नहीं है। ये बिजनेस मैनेजमेंट से आया हुआ है, इसमें है शब्द है। ये पहले बिजनेस मैनेजमेंट में उपयोग किया गया था वैज्ञानिक प्रबंधन का, जिसके पिता FW टेलर माने जाते हैं दोस्तों। क्योंकि उन्होंने जब इसकी एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी सुनना जरूरी है, क्योंकि इसलिए मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। जिस कंपनी में वो काम करते थे उसका प्रोडक्टिविटी बहुत नीचे गिर गया था दोस्तों। इसके जन्म कैसे हुआ, कैसे आया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपको याद करने में सुविधा हो। तो दोस्तों प्रोडक्टिविटी बहुत नीचे आ गई थी दोस्तों। तो उन्होंने अपने ऊपर वाले अफसरों से बात की और कहा कि मैं इसमें एक सर्वे करके एक ऐसा नियोजित संगठित समूह बनाना चाहता हूँ जिससे इसका कंपनी ग्रो करेगी। तो वो उनका कंपनी चाहिए, चूंकि लॉस में जा रहा था, तो वो उनकी बात मान गए। तो उन्होंने क्या किया कि पहले अपने पूरे कंपनी का सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद जिस व्यक्ति को जिस काम में इंटरेस्ट है पर्टिकुलर तरीके से उसको वही काम दिया गया। उन्होंने मान लो कि 5 ग्रुप बनाए कि आप पार्टिकुलर मतलब आप यही काम करोगे, यही मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, और एक इंसान को एक ही काम करने के लिए बोला गया, एक ही तरीके से करने को बोला गया। इससे जब रिजल्ट आया 1 साल के अंदर, तो पता चला कि प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई थी और कंपनी काफी राइज कर गई। तो यहीं से उदय हुआ दोस्तों प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन का, कि अगर आप एक काम तरीके से सुनियोजित ढंग से करोगे तो उसका परिणाम काफी अच्छा आता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण। और सबसे लास्ट हुए पीटर ड्रकर दोस्तों, जिनका अभी हाल में ही मृत्यु हुआ है। सबसे पहले टेलर है और सबसे लास्ट डकर है दोस्तों, जिनका मृत्यु अभी 2005 में। उसे आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। दोनों में अंतर है, वो फादर ऑफ मैनेजमेंट है, और ये आधुनिकरण, मतलब प्रबंधन के आधुनिकरण की जब बात की जाएगी तो यहाँ डुकर आ जाएंगे दोस्तों। तो हम फर्स्ट एंड लास्ट को जाने, अब हम इसके बीच में जो भी लोग हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम प्रबंधन का, पुस्तकालय प्रबंधन पढ़ रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस का है दोस्तों। तो आइए मोस्ट इंपोर्टेंट बातें पहले हम जाने, फिर इसको डीपली पढ़ेंगे दोस्तों। तो पुस्तकालय प्रबंधन FW टेलर का नाम सर्वप्रथम आता है दोस्तों, क्योंकि इनका जन्म देख ले 20 मार्च 1856 से लेके मार्च 21 से 1915 तक रहा दोस्तों। इनका जीवन काल बहुत अल्प समय का रहा, 59 ईयर ही अपने जीवन काल में जीवित रहे दोस्तों। तो इनकी मृत्यु 59 मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको जन्म मृत्यु में याद करने में, अगर जन्म याद है तो आप मृत्यु 59 भी याद रखेंगे तो आपको निकालने में आसानी होगी दोस्तों। इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों वो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए।
इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की उपाधि दी गई है दोस्तों। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप FW टेलर में ही टिक लगाएंगे दोस्तों। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की नामक इन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों। वो कब इनके द्वारा लिखी गई बुक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो FW टेलर के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि साइंटिफिक के जनक भी हो, तो इससे आप इसे कनेक्ट करके इस बात को आप याद रख सकते हो। कब लिखी गई? तो 1911 में लिखी गई दोस्तों। फिर अब लास्ट नाम आता है आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है? तो आधुनिक की बात आ जाए ना, पीटर ड्रुकर हो जाएंगे दोस्तों। अभी जो MBA की पढ़ाई होती है ना दोस्तों, ये इसके जनक माने जाते हैं, इन्हीं के द्वारा इसकी पढ़ाई शुरू की गई। अभी इस डिपार्टमेंट में ना इन पे एक पूरी चैप्टर पढ़ाई जाती है, एक पूरा बुक पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके जन्मदाता यही है दोस्तों। आपको याद रखने के लिए मैंने बताया, अभी जितने भी मैनेजमेंट की पढ़ाई की जा रही है, इनके जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। आधुनिक प्रबंधन के जनक ये माने जाते हैं दोस्तों। ये तो फादर हो गए, ये आधुनिक प्रबंधन के जनक हो गए। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। 19 नवंबर 1909 में इनकी जन्म हुई थी। 11 नवंबर 2005 में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि रिसेंट इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों। ये सबसे अच्छी बात है कि इनकी रिसेंट मृत्यु हुई है, तो ये बहुत कुछ इसमें डेवलप करके गए हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि MBA की पढ़ाई जो भी हो रही है, ये इन्हीं की देन, इन पे एक पूरा बुक, एक चैप्टर, एक लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने को मिलती है MBA वाले स्टूडेंट को। तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये पुस्तकालय प्रबंधन कोई पुस्तकालय की उपज नहीं है, ये आया है कहाँ से? तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से आया है दोस्तों। तो ये दोनों इंडस्ट्रियल ही है, ये भी इंजीनियर थे, ये भी इंजीनियर थे दोस्तों, पैसे से। और दोनों अमेरिकन है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कि FW टेलर कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। पीटर ड्रुकर कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे दोस्तों। इन्हें फादर ऑफ मॉडल मैनेजमेंट कहा जाता है, जो अभी मॉडर्न आया है, नया जो आया है, जो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसके द्वारा दिया गया? MBO का सिद्धांत। तो ये भी MBO का सिद्धांत पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया दोस्तों। अब आइए हम हैरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका 14 सिद्धांत उन्होंने दिया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोस्ट कोड दिया था। फिर उसमें लूथर, गुलिक और उर्विक ने क्या शब्द जोड़े, कैसे उसको मोडिफाई किया। ये 14 सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो FW टेलर फर्स्ट हो गए, पीटर ड्रकर लास्ट हो गए। बीच वाले जो भी हैं उनके बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कही गई, उसे आज हम देखेंगे। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो FW टेलर के बाद आता है दोस्तों पीटर ड्रकर, तो सबसे लास्ट है। तो इस बीच में आए थे कौन? हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल जो थे दोस्तों, ये शास्त्रीय सिद्धांत के प्रवक्ता थे दोस्तों। तो इन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी दी थी 1916 में। आप नोट कर लो दोस्तों, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो इन्होंने ये जो 14 सिद्धांत दिए, कब दिए दोस्तों? 1916 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जो 14 थे। जो इन्होंने कहा कि 1405 से अगर कार्य किया जाए तो कोई भी चीज बहुत अच्छी हो सकती है। इन्होंने पोस्ट कोड भी पहले दिया था दोस्तों, उसमें उर्विक और गुलिक ने 2 शब्द जोड़ा था दोस्तों, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। उसकी हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो इनका जन्म देख लेते हैं। 29 जुलाई 1841 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1925 में हुई थी दोस्तों। किसकी? हेनरी फ्योल की, जिन्होंने क्या दिया था दोस्तों? मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत दिए थे, प्रबंधन के 14 सिद्धांत। कब दिए थे? 1916 में। पहला क्या था दोस्तों? तो उसको याद करने का एक ट्रिक भी अपने पास, लेकिन दोस्तों पहले समराइज कर लेते हैं। कार्य विभाजन फर्स्ट था दोस्तों। अधिकार एवं दायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की वजह समान हित की वरीयत दी जाए, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाए। परिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीयकरण, पदानुक्रमता का सिद्धांत, व्यवस्था, समदृष्टि, कार्यकाल में स्थिरता, प्रोत्साहन, सामूहिक भावना। ये 14 सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? हेनरी फ्योल ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। कार्य विभाजन, मतलब इन्होंने कहा कि पहले की जैसे कि FW टेलर ने भी कहा था कि किसी काम को करना है तो पहले उसको विभाजित करो, तो इन्होंने इसको सुव्यवस्थित किया 14 सिद्धांतों में 1916 में दोस्तों। कार्य विभाजन का क्या मतलब है दोस्तों? कि एक ही आदमी पे सारे लोड मत डाल दो, आप कार्य का विभाजन करो। पार्टिकुलर व्यक्ति को पार्टिकुलर, अब संदर्भ विभाग में जो काम कर रहा है वही सर्कुलेशन में भी काम कर रहा है, वही देख रेख का भी काम कर रहा है। बेचारा एक आदमी क्या क्या कर लेगा दोस्तों, तो काम खराब होगा ही। तो कार्य विभाजन पे जरूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इसमें एक ट्रिक भी है दोस्तों, लेकिन अभी नहीं, अभी आप देख लो इसको पहले। अधिकार एवं दायित्व, अधिकार दो किसी को तो उसके साथ दायित्व भी जुड़ा होना चाहिए दोस्तों। कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कि जिसके साथ अधिकार है तो कर्तव्य है, कर्तव्य है तो अधिकार है। तो अधिकारों और दायित्वों का भी हमें क्या करना चाहिए? समान रूप से विभाजन करना चाहिए दोस्तों। अनुशासन, अनुशासन किसी भी
वो कोई भी मैनेजमेंट हो, वो पुस्तकालय ही नहीं, अगर कहीं भी अगर किसी भी संस्था को आप सुचारू रूप से चलाना चाहते हो तो वहां अनुशासन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उच्छृंखल होने से कोई भी काम खराब हो जाता है दोस्तों। आदेश की एकता मतलब क्या, कि कोई व्यक्ति एक वरिष्ठ व्यक्ति हो जो सबको आदेश दे और उसका पालन सभी करे बिना कोई क्वेश्चन मार्क के दोस्तों। तो आदेश की एकता, निर्देश की एकता, अगर आदेश की एकता होगी तो हमें निर्देश की भी एकता होनी चाहिए। व्यक्तिगत हित की वजह समान हित की विराट, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हित की वजह वहां सामूहिक रूप से सोचना चाहिए कि सबका इसमें समान हित हो। परिश्रमिका का सिद्धांत मतलब दोस्तों इसमें कार्य घंटे होने चाहिए, ये नहीं कि अब काम करा रहे हैं तो काम करा रहे एक व्यक्ति कितने देर काम कर सकता है, कितने अच्छे ढंग से काम कर सकता है दोस्तों, तो इसमें ये सब आ जाते हैं। केंद्रीयकरण होना चाहिए, पद अनुक्रमता होनी चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट होना चाहिए दोस्तों, व्यवस्थापन होनी चाहिए, व्यवस्था सही होनी चाहिए, समदृष्टि का व्यवहार। अब कोई ऊंचा अधिकारी है और वो अपने नीचे वाले से समदृष्टि का व्यवहार नहीं कर रहा है, किसी को बहुत अहमियत दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, तो फिर वो उसकी आत्मा में खिन्नता की भावना आएगी और वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी से क्या होना चाहिए दोस्तों, समदृष्टि का व्यवहार रखना चाहिए। सारे इंप्लॉय उसके लिए एक जैसे, टीचर के लिए जैसे हर स्टूडेंट समान होता है, उसी तरह किसी अधिकारी के लिए, किसी डिपार्टमेंट में हर कर्मचारी उसके लिए समान है दोस्तों। कार्यकाल में स्थिरता, कार्यकाल में स्थिरता का मतलब यहाँ ये है दोस्तों कि मान लो कि आप किसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बन गया, वहां कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, सब कुछ अव्यवस्थित था, आपने अपने अकॉर्डिंग वहां पर डीडीसी अपनाया या सीसी अपनाया, जो भी अपनाया अपने अकॉर्डिंग आपने उसको बहुत ही सुविधाजनक बनाया, उस पुस्तकालय को आपने बहुत अपना टाइम दिया, 3 साल में उसको आपने प्रॉपर अरेंज किया। अब वहां सब कुछ ठीक चल रहा है, आप काम कर रहे हो मन लगा के, अचानक से आपका ट्रांसफर कर दे और फिर आप नए लाइब्रेरी में जाते हो लाइब्रेरियन बन के, वहां भी आपको अव्यवस्थित ही मिलता है, फिर वहां पर आप अरेंज करते हो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग, सब कुछ अच्छा करते हो। अब आपके समझ में आ गया है कि हम किस पद्धति से सूचीकरण किए हैं, वर्गीकरण किए हैं, कहाँ से कौन सी पुस्तक कौन से रैक में है दोस्तों, फिर वहां से भी आपका ट्रांसफर कर दे, तो क्या होता है, मन खिन्न हो जाता है कि चलो भाई हम बस मतलब अरेंज करने के लिए ही बने हैं, क्या अरेंज कर रहे हैं, फिर मेरी ट्रांसफर हो जा रही है, फिर क्या ही फायदा रहने तो, जैसा यहाँ से भी तो जाना ही है, तो मन टूट जाता है लाइब्रेरियन का, तो वो काम करने में उसे इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए कहा गया कि इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कार्यकाल में स्थिरता दे, उसे स्थिर रहने दे, ताकि वो जो भी, जैसे कोई अपना घर बनाता है तो कितना सुसज्जित करके बनाता है, हर चीज डेकोरेट करता है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये मेरा है, उसकी अलग अटैचमेंट जुड़ जाती है। इससे पुस्तकालय अध्यक्ष होता है ना, तो पुस्तकालय से उसका अलग अटैचमेंट जुड़ा होता है दोस्तों। तो इसका इन्होंने कहा कि प्रबंधन के आप उसका तुरंत ट्रांसफर मत करो, फिर उसका मन टूट जाएगा, कार्यकाल में उसको स्थिर दो। उसने जिस हिसाब से अपने पुस्तकालय को अरेंज किया है ताकि उसमें वो अपनी आत्मा को फिर से डाल सके, उसे ऐसा फील हो कि इसमें ये मेरा है और मैंने इसे जैसे अरेंज किया है उसे मैं और दिन पर दिन बेहतर बनाऊंगी, नहीं कि आज यहाँ हूँ कल वहां परसों वहां, तो फिर मन टूट जाता है दोस्तों। प्रोत्साहन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जिस भी कर्मचारी को अपने कार्य, अपने कर्म, किसी भी पुस्तकालय में ही नहीं दोस्तों, कहीं भी अगर आप अपने कर्मचारी को प्रोत्साहित करोगे, पुरस्कार दोगे अच्छे काम करने के लिए, तो उसे मन मोटिवेट होता है, उसे कुछ होता जोता नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि अगर सरकार भी क्यों देती है दोस्तों बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट लाइब्रेरियन पुरस्कार क्यों बनाया गया, इससे लोग प्रोत्साहित होते हैं, इससे समाज में ना, अच्छा वो इंसान इतने अच्छे थे, अच्छा उसको पुरस्कार मिला, तो मन में एक मोटिवेशन होती है कि काश हम भी करेंगे तो हमारा भी नाम होगा। तो प्रोत्साहन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सामूहिक भावना, और किसी भी कार्य को करने के लिए हम अकेले इस कार्य को कर रहे हैं ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पुस्तकालय चल रहा है तो इसमें जितने भी कर्मचारी है सबके सहयोग से ये पुस्तकालय बढ़ रहा है, तो समूह की भावना भी रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं ही कर रहा हूँ, अगर मैं की भावना आ गई तो वो काम खराब हो जाता है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 14वां कह रहा है कि सामूहिक भावना होनी चाहिए दोस्तों। कार्य विभाजन दोस्तों, अधिकार एवं दायित्व, अनुशासन होना चाहिए, आदेश की एकता होनी चाहिए, निर्देश की एकता होनी चाहिए, व्यक्तिगत हित की वजह से समान हित की बेरियत होनी चाहिए, परिश्रम का सिद्धांत होना चाहिए, केंद्रीयकरण होना चाहिए, पदनुक्रमता का सिद्धांत होना चाहिए, व्यवस्था सही होनी चाहिए, समदृष्टि का व्यवहार होना चाहिए, कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए, सामूहिक भावना होनी चाहिए दोस्तों। तो ये मोस्ट 14 सिद्धांत है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछ ही देगा आपको। हेनरी फ्योल का जन्म मैंने आपको बता दिया, मृत्यु आपको, ये कब लॉन्च हुआ था, तो 1916 में इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। इन्होंने पोस्ट कॉर्प का दिया था जिसमें 5 थे, बाद में 2 उर्विक और गुलिक ने जोड़े थे दोस्तों, लेकिन वो बाद में जोड़े थे। ये दोस्तों जैसा कि आज मैंने 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल का आपको शास्त्रीय सिद्धांत की जनक, अब इसके आगे वाली वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो लोग जो कथन दिए मैं एक तरफ समराइज करके लिखूंगी, पोस्ट कॉर्प पूरा पढ़ाऊंगी, उर्विक और गुलिक बाकी है दोस्तों, उनका भी जन्म, मृत्यु और प्लस उन्होंने क्या पोस्ट कॉर्प को कैसे प्रभाषित किया, हेनरी फ्योल ने कैसे प्रभाषित किया। अब इसमें ये बहुत लंबा विषय है दोस्तों,
तो शॉर्ट में शायद मैं बहुत जल्दी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें, सारी वीडियो चेकआउट करें, आपके लिए दोस्तों, आपके भले के लिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक विषय है प्रबंधन और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो एक वीडियो में इसको कवर करना नामुमकिन है दोस्तों। तो इसका सेकंड थर्ड पार्ट हम लेके आएंगे और जो मोस्ट चीजें हैं वही निकाल के लाएंगे। आप इसे देखना ना भूलें, वीडियो को चेकआउट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।